हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQs कवर करेंगे जो कि आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कवर करेंगे वो PYQs रहने वाले विथ सॉल्यूशन हम कवर करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ओके, और ये पार्ट 1 रहने वाला है और पार्ट 2 में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और साफ प्रसंग व्याख्या की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है कि व्याख्या कैसे करते हैं, और मैंने उसका मार्किंग स्कीम भी समझा दिया कि किस टाइप के नंबर्स मिलने वाले हैं और कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। ओके, तो इसको वॉच कर लेना इस वीडियो के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने वसंत की सुबह के बारे में क्या बताया? बादल को घिरते देखा कविता के आधार पर हमें उत्तर देना है। इसके रचयिता हैं नागा अर्जुन और ये बहुत फेमस कविता है, जिसको ग्रेजुएशन में भी लोग पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें बताया है, हिमालय पर्वत पर सुबह सुबह मंद मंद गति से हवा बहती हैं, सूर्य की किरणों से पर्वत शिखर सोने से चमकता है, निशा काल से चिर अभिशापित पक्षी युगल तालाब के किनारे प्रणय कला में व्यस्त हैं। ओके, तो आपको अभिशापित पक्षियों के बारे में पता ही होगा जो रात को बिछड़ जाते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उनकी दूरी खत्म हो जाती है, ठीक है, और रात को बिछड़ जाते हैं शराब के कारण और सुबह एक साथ आ जाते हैं। तो उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, PYQs ये हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सपना कवरित में आँख खुलने पर गोपी ने क्या देखा? जो गोपी सपना देख रही थी, जब उसका आँख खुला तो उसने क्या देखा? गोपी ने पाया कि जो कृष्ण उसे साथ में झूला झुलाने के लिए कह रहे थे अब वो नहीं है, ठीक है, मतलब सपना खुलने के बाद वो नहीं है। सपने में उन्हें बोल रहे हैं कि झूला झुलाएंगे साथ, लेकिन सपना खुलने के बाद वो नहीं है। चारों ओर जो बादल थे वो भी अब नहीं है, जो सपने में बारिश थी अब वो आंसू में तब्दील हो गई है। तो सपना खुलने के बाद गोपी ने सब पाया अपने पास। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कबीर ने किस राह की ओर संकेत किया है? हिंदू मुस्लिम इस राह पर गमन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो कबीर ने मुक्ति की राह पर संकेत किया है, ठीक है। तो कबीर जो हैं ये मुक्ति को मानते थे, ठीक है, ये किसी भी धर्म को वेस्ट नहीं बोलते थे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कोई भी धर्म वेस्ट नहीं है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम बाहरी आडंबरों में फंसकर लक्ष्य से भटक गए हैं, स्वयं को सर्वोपरि बनाए रखने के चक्कर में कुरीतियों का शिकार हो गए हैं, ठीक है। आजकल आज के दौर में बाहरी आडंबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कारण सारे धर्म के लोग इसी में परेशान हैं और धर्म गुरु जितने भी हैं इन्होंने बहुत सारी कुरीतियाँ बना दी हैं, जिसके चक्कर में सारी जनता फंसकर रह गई है और लक्ष्य से अपने भटक गई है। ओके, तो कबीर ये कहना चाह रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मुरली तो ये पंक्ति दी गई, इस पंक्ति में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है वही हमें देखना है। ओके, तो सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है पर वह फिर भी प्रिय है। यानी कि जो मुरली यानी कि जो बांसुरी है वो कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, लेकिन इतना नाच नचाने के बावजूद भी कृष्ण को वो मुरली बहुत प्रिय है, प्यारी है, अर्थात पूरी तरह कृष्ण मुरली के वश में है। तो ये किसके बीच की बात है? दो सखियों के बीच की बात है। ओके, पांचवा प्रश्न है, वृद्धाओं को कवि ने बगुलों सा क्यों कहा है? ठीक है, तो वृद्धाएं बगुलों के समान सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक है, और जिस प्रकार बगुले शांत स्वभाव से एकटक मछली की ओर देखते हैं और उन्हें झपट्टा मार के बाहर कर लेते हैं, उसी प्रकार वृद्धाएं भक्ति में लीन हैं। बगुले का रंग क्या होता है? एकदम सफ़ेद होता है, वो पानी में बैठकर एकदम शांत स्वभाव में मछली का शिकार करता है। उसी प्रकार वृद्धाएं सफ़ेद वस्त्र पहनकर, ठीक है, मंदिर में बैठकर एकदम शांत स्वभाव से एकटक भगवान की तरफ भक्ति में लीन है, इसलिए कवि ने इन दोनों की तुलना की है बगुलों से। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। छठा प्रश्न है, मनुष्य क्यों मरता है? पंक्ति में शासन व्यवस्था पर किए गए व्यंग को स्पष्ट कीजिए। व्यंग मतलब सरकैज़म। ओके, तो सत्ता हर विद्रोह को दबाने की कोशिश करती है, कोई भी विद्रोह हो उसको सत्ता दबा देती है। जैसे जब हम लोग गुलाम थे तब हमने भी बहुत सारे विद्रोह किए हैं आज़ादी के लिए, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी इन सारे विद्रोह को दबा देती थी, ठीक है। मौलिक अधिकारों तक को कुचल सकते हैं। कवि व्यंग करता है कि मृत्यु पर सत्ता का वश चले तो उसे भी वो नियंत्रण में कर ले। तो सत्ता इतनी बढ़ चुकी है कि वो हर विद्रोह को दबा सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार हैं उनको कुचल सकती है, ठीक है। कवि व्यंग करता है और कहता है कि अगर इनके वश में हमारी जीवन भी हो यानी कि मृत्यु भी हो तो उसको भी नियंत्रण में ला लें और अपने प्रकार सारी चीज़ों को ढाल दें, ठीक है। तो ये है किसका व्यंग? कवि का है। आई होप आपको समझ आया होगा।
अब हम गद्य खंड के प्रश्न देखेंगे। ओके, तो छठा प्रश्न है, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई हैं, ईदगाह की कहानी में ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हमीद ने अपनी खुशी न्यौछावर करके दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। यानी कि जब हमीद मेले में गया था तो उसने अपनी दादी के लिए चिमटा लिया था और सारी खुशी अपने लिए कुछ नहीं लिया और न्यौछावर कर दी अपनी सारी खुशी चिमटे के लिए। ठीक है, ये उपहार देख दादी भाव विभोर होकर रोने लगती हैं। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लेखक ने ऐसा कहा है। जब दादी चिमटे को उपहार के रूप में देखती हैं तो क्या फूट फूट के रोने लग जाती हैं और जो अपनी भावनाएं व्यक्त करने लग जाती हैं। तो इसी सब प्रक्रिया को कवि ने बालिका मीना कहा, क्योंकि वो बच्ची की तरह व्यवहार करने लग गई थी। ठीक है, सातवां प्रश्न है, आदर्श परिवार के विषय में ज्योतिबा फूले के विचार पर प्रकाश डालिए। ज्योतिबा फूले आदर्श परिवार के बारे में कहते हैं कि परिवार में पिता बौद्ध होना चाहिए, माता ईसाई होनी चाहिए और बेटा सत्यधर्मी होना चाहिए। धर्म सत्ता को परास्त करके समानता मूलक समाज का निर्माण आदर्श परिवार ही से ही होगा। ये बात परिवार के बारे में नहीं थी। ठीक है, ये पूरे कंट्री के बारे में थी। जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे धर्म, लिंग, जाति समूह आदि के लोग पाए जाते हैं। अगर सब ये लोग एक हो जाएंगे तभी समानता मूलक समाज की स्थापना होगी। तो ज्योतिबा फूले ने करेक्ट कहा है, जब तक सारे धर्म के लोग एक परिवार के अंतर्गत नहीं आते तब तक समानता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा। जब तक सब लोग अलग अलग पंक्ति में रहेंगे तब तक एक अच्छे और समानता मूलक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको बेस्ट और एकदम समानता स्वतंत्रतापूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए सारे धर्मों को एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है, जिससे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सारी जो पॉलिटिक्स चल रही है धर्मों के नाम पर वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देश का विकास होगा। आठवां प्रश्न है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो के माध्यम से लाल क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति को हमें समझाना है कि लाल इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह रहा है। ओके, तो लाल अंग्रेजी पराधीनता से मुक्ति पाने में अपना योगदान देना चाहता है। यानी कि जो गुलामी है उससे स्वतंत्र होने के लिए योगदान देना चाहता है आज़ादी के लिए। जो राष्ट्र या शासन व्यक्तियों का नाश करता है ऐसे राष्ट्र व शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। लाल इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। यानी कि गुलामी से स्वतंत्रता पाना चाहता है और अपने राष्ट्र को आज़ादी प्राप्त करवाना चाहता है और इन सारे प्रोसेस में अपना योगदान यानी कि अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहा है वो। ओके, तो यही है लाल का मतलब। 9वां प्रश्न है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो। लेखक ने हिंदुस्तानियों की तुलना रेलगाड़ी से क्यों की। आपने रेलगाड़ी देखी होगी, उसके इंजन के पीछे बहुत सारी बोगियां रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म जाति हैं और ये धर्म जाति को किससे दर्शाया गया है, बोगियों से। और इन बोगियों को एक साथ लाने का कार्य कौन करता है, इंजन करता है। वैसे ही सारे हिंदुस्तानी लोगों को एक साथ लाने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए चलाने के लिए। ठीक है, तो काम कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है, इसलिए रेलगाड़ी से तुलना की है। रेलगाड़ी में विभिन्न वर्ग एवं जाति के लोग हैं। भारतीयों को रेलगाड़ी की भांति संचालक निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इतने सारे धर्म जाति है कि उनको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बहुत सारी बोगियों को इंजन से निर्देशन चाहिए यानी कि डायरेक्शन चाहिए, वैसे ही बहुत सारी धर्म जाति हैं उनको भी डायरेक्शन चाहिए, तभी दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था तुलना करने का मतलब लेखक का। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए इंजन चाहिए बोगी को, वैसे हिंदुस्तानी लोगों को चलाने के लिए कोई चाहिए। लेखक का यही कहने का तात्पर्य है। 10वां प्रश्न है, गूंगे यानी कि गूंगे की कहानी आपने सुनी होगी पेपर में। कहानी के आधार पर गूंगे के चरित्र का विशेषता बताइए। तो वह स्वाभिमानी था, ईमानदार था, झूठ नहीं बोलता था। ठीक है, उसको पीटा भी गया लेकिन तब भी वो ईमानदार रहा। ठीक है, उसने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख देना और डिफाइन कर देना। ओके, तो यहाँ हमारा गद्य खंड समाप्त होता है। अब हम अंतराल बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs देखेंगे। ठीक है, जो पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव है। यानी कि जो पहले नज़रिया था खेल को लेकर और अब खेल और कला को लेकर क्या बदलाव आया वही देखना है। कला को पहले लोग अच्छा नहीं समझते थे, उनका दृष्टिकोण कला के प्रति संकुचित था यानी कि छोटा था। लोग बच्चों को काम धंधों में लगाना उचित समझते थे, ना कि उन्हें कला और खेल के तरफ जाने देना। आज कला को कैरियर के रूप में अपनाया जाता है, यानी कि लोग पेंटिंग बन रहे हैं, क्रिकेटर बन रहे हैं। ठीक है,
आज लोग कैरियर के रूप में उसे अपना रहे हैं। सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करती है, ठीक है, जैसे कि खेलो इंडिया कार्यक्रम और भी बहुत सारी पॉलिसीज चलाती है प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने कला को फॉलो करें। सेकंड प्रश्न है, शरद के शौक आजकल के बच्चों के शौक से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। आजकल के बच्चों के शौक तकनीकी और इंटरनेट की दुनिया के कारण ज़्यादातर घर के चार दीवारी में ही सिमट कर रह गया। लोग इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी, लैपटॉप इत्यादि पर ज़्यादा निर्भर हैं और चार दीवारी के बीच सिमट गए हैं। लेकिन शरद का शौक क्या था? पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, तितली पकड़ना, मछली पकड़ना, नदी की सैर करना आदि, ये सब उसके शौक थे। लेकिन आजकल के लोगों के शौक बदल गए हैं। ओके, तो ये किसके कारण हुआ है? इंटरनेट तकनीक के कारण, ठीक है। इसके कारण जो टाइम है वो घर में ही स्पेंड हो जाता है अच्छा खासा, तो बाहर जाने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, इससे ही समय नहीं बचता। तीसरा प्रश्न है, मकबूल कक्षा में हो या दुकान पर उनका ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में रहता था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो जो मकबूल है उनको ड्राइंग और पेंटिंग में गहरी रुचि थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वे कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर चौक से चिड़िया का चित्र हूबहू एकदम सेम टू सेम बना देते थे। दुकान पर बैठकर हिसाब की कॉपी में वो 20 स्केच तैयार कर देते थे, यानी कि वो कहीं पर भी हों पेंटिंग वो हर जगह करते थे। फिल्मी इश्तिहार इस कदर पसंद आए कि अपनी पुस्तक बेचकर ऑयल कलर की ट्यूब खरीद कर ऑयल पेंटिंग बना डाली, ठीक। पहले फिल्मी इश्तिहार जो थे ऑयल पेंट से बनाए जाते थे, लेकिन मकबूल के पास इस सामग्री नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक बेच दी और उन्होंने ऑयल कलर ट्यूब खरीदी ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए। तो इस प्रकार वे पेंटिंग की तरफ उनका रुझान था और बहुत इंटरेस्टेड थे, सब कुछ छोड़ के वही करना चाहते थे। ओके, फोर्थ प्रश्न है, शरद को अपने शौक छुपाकर क्यों पूरे करने पड़ते थे? यानी कि जो शरद के पास कुछ शौक थे उसको छुपा के क्यों पूरा करता था वो, ठीक है। शरद के अनुशासन प्रिय नाना का मानना था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, प्यार और आदर से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। एकदम करेक्ट बात है, ठीक है, पढ़ना चाहिए और प्यार और आदर से बच्चों का जीवन नष्ट तो नहीं हो जाता लेकिन बिगड़ जाता है, डगमगा जाता है, ठीक है। नियम तोड़ने पर आयु के अनुसार दंड दिया जाता था, इस कारण शरद को अपने शौक छुपाकर पूरे करने पड़ते थे, ठीक है। तो आज के डेट में भी प्यार और आदर लिमिट में होना चाहिए ताकि बच्चा बिगड़े ना, और पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई गलती करे तो उसको सबक मिले और आगे से वो चीज़ें ना करे। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। ओके, तो ये पार्ट 1 था, इसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, ठीक है, तो कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन पार्ट 2 में हम भर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सब प्रसंग व्याख्या की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे वॉच कर लेना। और अभिव्यक्ति माध्यम की वीडियो भी मैंने डाल दी है, दोनों पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसको भी आप वॉच कर लेना। एक भी मार्क्स अभिव्यक्ति माध्यम से आपका डिटेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए जुड़ जाएं, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।